नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। इसके पहले के प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं, यह हमें बताना है। बच्चों, यहाँ जो संख्या दे रखी है वो है 6 की घात n, घात n है और आधार 6 है। वो कह रहे हैं कि n जो है वो प्राकृत संख्या है। क्या होती है प्राकृत संख्या है? तो प्राकृत संख्या मतलब n, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्राकृत संख्या है यानी n का जो मान यहाँ पर होगा, क्योंकि n प्राकृत संख्या है तो n का जो मान है वो होगा 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृत संख्या 0 नहीं होती है, प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होती है। प्राकृत संख्या हमेशा धन पूर्णांक होते हैं, जैसे कि आपके सामने है। तो ये कह रहा है कि यहाँ n की जगह आप कोई भी प्राकृत संख्या रख के देखें तो क्या जो संख्या में प्राप्त होगी वो संख्या का जो अंत है क्या 0 पर होगा? तो इसमें हम n का मान रख के देखते हैं। अगर हम इसमें n की जगह 1 रखें, n बराबर 1 रखें, तो यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 6 की घात आएगी 1। 6 की घात 1 का मतलब 6 होता है। इसी तरह से n की जगह 2 रखें, यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो 6 की घात 2 यानी 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6 यानी 36 आएगा। n बराबर 3 रखें तो 6 की घात हो जाएगी 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 216। और भी आप मान रख के देखेंगे 4, तो इस तरह से कुछ संख्या आती रहेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो n का मान हम 1, 2, 3 आदि रखने पर ये जो प्राप्त संख्या है इसका जो अंत है वो 6 पे हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखिए कि यहाँ n का मान आप कुछ भी रख दें, कोई भी धन पूर्णांक रख दो, जो संख्या में प्राप्त होगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 6 है, 36 है, 216 है, इनका जो अंत होगा वो हमेशा 6 ही आएगा। तो यहाँ n का मान कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 15 हो, जो प्राप्त संख्या होगी उसमें इकाई अंक यानी ये जो अंक है वो हमेशा 6 होगा, यानी इसमें कभी 0 नहीं आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि n का कोई भी मान रखने पर ये जो संख्या है वो 6 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं। तो हमने आंसर लिखा कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n जो है वो सदैव जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा 6 पर समाप्त होगी, 0 पर या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो दूसरा मेथड ये है कि जो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी वो अगर मैं देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आधार में। अगर आधार का आप गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, और उसमें अगर 2 भी आता है और 5 भी आता है तो हम कह सकते हैं कि उसके प्रसार में जो है अंत में 0 आएगा। जैसे कि यहाँ जो संख्या है, आधार जो है यहाँ पर, आधार है यहाँ पर 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें 2 और 3 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आता है। अगर आधार के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएंगे तो उसका जो अंत है वो 0 पर होगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रसार है, प्रसार से जो प्राप्त संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि जो हमें संख्या दी गई है उसका जो आधार है 6, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो दोनों आना चाहिए था, लेकिन 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो प्रसार होगा, प्रसार से जो प्राप्त संख्या होगी, अतः संख्या 6 की घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने है कि प्रश्न इस प्रकार से व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें बताना है कि ये जो संख्याएं दे रखी है
ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। इसमें हम लेते हैं इसकी पहली संख्या। बच्चों में सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है, और हम जानते हैं कि भाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाजित होती हो। जैसे कि 12 है, 12 भाज्य संख्या है क्योंकि 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और खुद 12 का भाग जाता है। तो एक तो होती है भाज्य संख्या है और एक होती है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं केवल एक और स्वयं से भाजित होती है, जैसे कि 17 है। 17 में किसका भाग जाएगा, तो 17 में भाग जाएगा तो 1 का या 17 का ही भाग जाता है। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी भाजित होती हो तो उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये भाज्य संख्या है। इसके लिए 13 दोनों जगह हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ से भी हम 13 को बाहर लेंगे, वही संख्या जो पूरी संख्या 13 उसको हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1। 7 को 11 से गुणा करें 77, 77 और 1 78, तो इसकी जगह हमने यहाँ नीचे लिखा 78 इंटू 13। 78 के अभाज्य गुणनखंड, तो 78 की जगह हम रखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 13, जिसे कि हमने रखा, और इसको हम सरल करके ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 का स्क्वायर। तो ये जो संख्या है, हमें नहीं पता कि क्या है संख्या, लेकिन ये जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है। 13 2 बार है, मतलब ये जो संख्या है ये एक और स्वयं के अलावा 2 से भी भाजित होगी, 3 से भी भाजित होगी, 13 से भी भाजित होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, मतलब ये संख्या इन सब से भाजित होगी, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं, आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो संख्या दे रखी थी हमें, हमने देखा कि ये एक और स्वयं के अलावा 2 से, 3 से, 13 से भी भाजित है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। इसी तरह से इसमें दूसरी एक और संख्या दे रखी है, वो इस प्रकार से है। तो हमें बताना है कि ये जो संख्या है ये भी एक भाज्य संख्या है, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। हमें ये बताना होगा कि ये एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी भाजित होती है। इसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, इधर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इनमें से हम 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये तो 5 तो आ गया बाहर, तो यहाँ से बचेगा 7 गुणा 6, 5 आ गया बाहर, तो यहाँ से बचेगा 4 3 2 और 1 प्लस 5 यहाँ भी था, तो 5 तो हमने बाहर ले लिया, 5 ही था बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1। अब हम ये देखेंगे कि इसका मान कितना आएगा। इसका मान निकाल के उसमें 1 जोड़ेंगे। इसका मान क्या आएगा बच्चों, एक बार देखिए, 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42 इंटू 7 को 6 से तो गुणा कर दिया हमने 42, और इनको भी गुणा कर देते हैं। 4 का पाड़ा 3 बार, 12 दूनी 24 एकम 24, तो 7 को 6 से गुणा किया 42 इंटू 24, 42 को 24 से गुणा करेंगे फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 42 को 24 से गुणा करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 1008 प्लस 1 इंटू आगे चल रहा है 5, तो ये 5 इंटू ये आएगा 1009। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये इस तरह से है, मतलब ये जो भी संख्या है ये एक और स्वयं के अलावा 5 से और 1009 से भाजित है। 1009 मेरे हिसाब से अभाज्य संख्या है, ये आगे गुणनखंड नहीं होगा इसका। तो ये जो संख्या है ये एक और स्वयं के अलावा 5 और 1009 से भी भाजित है, अतः ये भी एक भाज्य संख्या है। तो आंसर इसका ऐसे लिख सकते हैं, तो आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो संख्या दे रखी थी ये जो संख्या है ये एक और स्वयं से तो भाजित होगी सही, उसके अलावा हमने इसको सरल करके देखा तो हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये जो संख्या है ये 5 और 1009 से भी भाजित होगी, एक और स्वयं के अलावा ये 5 और 1009 से भी भाजित है, अतः क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाजित है, अतः ये कहलाएगी कि ये जो है संख्या ये भाज्य संख्या है। 7वां प्रश्न इस प्रकार से बच्चों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। तो प्रश्न इस प्रकार से बच्चों कि यहाँ दो खिलाड़ी हैं, एक तो है सोनिया और एक है रवि। किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से दौड़ लगाना शुरू करते हैं। जैसे कि माना दोनों यहीं से शुरू करते हैं दौड़ लगाना और दोनों वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो एक तो इसमें से सोनिया और एक है रवि। जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, जबकि रवि थोड़ा तेज है, ये 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो जब वो दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ होंगे, दोनों एक साथ दौड़ेंगे, लेकिन रवि की स्पीड तेज है, यानी रवि थोड़ा आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रहेगी। तो हमें बताना है कि वो क्या समय होगा कि जब चक्कर लगाते हुए वो वापस इसी स्थान पर मिलेंगे। दोबारा कब वो वापस इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें यहाँ दो संख्याएं दे रखी है, एक तो है 18 और एक है 12। तो इसके लिए हमें 18 और 12 का निकालना होगा लघुत्तम समापवर्ती। तो इस प्रकार बच्चों 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो हमें इस तरह से प्राप्त हो रहे हैं 2 × 3 का स्क्वायर, इसमें 3 2 बार आ रहा है, और 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 का स्क्वायर × 3, इसमें 2 2 बार आ रहा है। इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम को हम कहते हैं लेस है। लघुत्तम के अंदर ये होता है कि जो कॉमन है, जैसे कि 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो उसकी हम बड़ी घात लेते हैं। जैसे कि 2 की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 घात है, तो बड़ी घात है 2। इसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 भी दोनों स्थान पर है, लेकिन बड़ी घात यहाँ पे तो घात हम कहेंगे 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो बड़ी घात 2 है। तो इनका लैसे आएगा 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36। तो आंसर आएगा कि वो दोनों चक्कर लगाते हुए 36 मिनट बाद वापस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि सोनिया और रवि जो दोनों खिलाड़ी हैं वो 36 मिनट बाद वापस पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद मिलेंगे सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर। फर्क ये होगा कि रवि तो लगा रहा होगा तीसरा चक्कर और सोनिया पूरा कर रही होगी दूसरा चक्कर। तो जब सोनिया दूसरा और रवि तीसरा चक्कर पूरा कर रहे होंगे, उस वक्त वो दोनों यानी 36 मिनट बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। इस प्रकार बच्चों ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगले टर्न पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। धन्यवाद।